स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों क्लास 9th का ग्रेविटेशन जो था ना उसकी 2 वीडियोस आ गई थी, ये तीसरा है। इसमें क्या बताऊंगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था ना उसमें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब करे थे कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें क्या बताऊंगा कि जो जी का फॉर्मूला है वो कैसे आता है, इक्वेटर और पोल पे जी की वैल्यू कैसे बदल जाती है, और जो एक अर्थ और मून का क्वेश्चन आता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो ना, सबसे पहले ना मैं इस जी का फॉर्मूला बताऊंगा। देखना होगा क्या, मैं कहता हूँ ये ना ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है, अर्थ, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सुनना ध्यान से, जो अर्थ का मास है ना, मैं कहता हूँ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ये है कैपिटल M kg। मैंने कहा अर्थ का जो मास है ना वो बड़ा M है, याद रखना। अब मैं कहता हूँ ये जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मास है स्मॉल m kg। ठीक है, तो जो बड़ा वाला m है वो अर्थ का मास है और जो छोटा वाला m है इस ऑब्जेक्ट का मास है। अब मैं कहता हूं बच्चों याद करो, इस फॉर्मूले में क्या होता था कि दो ऑब्जेक्ट के सेंटर का बीच का डिस्टेंस लेते थे। तो मैं कहता हूं ये अर्थ है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैं कहता हूं ये होगा अर्थ का सेंटर। अच्छा, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये क्या इस सर्कल का रेडियस नहीं है, ये इस सर्कल का क्या है, रेडियस। तो मैं कहता हूं डिस्टेंस between m1, distance between capital M and small m is radius of earth, is radius of earth। मेरा मतलब ये था बच्चों कि अर्थ का जो सेंटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो करीब करीब इतना छोटा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये उतनी ही आ गई जितना आता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो सीधा सीधा अपने को यहाँ से ये समझना है कि मैं कहता हूँ अर्थ का मास हो गया कैपिटल M, ऑब्जेक्ट का मास हो गया छोटा m, और इन दोनों के बीच की उतनी ही दूरी है जितना अर्थ का रेडियस है। तो इनके बीच की दूरी हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको मैंने r से दिखा दिया। क्या बात सही है? अब मैं कहता हूँ ये बताओ बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हो गया स्मॉल m, ये हो गया कैपिटल M, इसके बीच की डिस्टेंस r, तो क्या फोर्स नहीं रखती? फोर्स क्या रखती है? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये रखती है। अब g तो g रहेगा, m1 क्या था? तो m1 था मास ऑफ अर्थ, कैसे दिखाओगे? कैपिटल M से। m2 क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे दिखाओगे? स्मॉल m से। ठीक है, और r क्या था? रेडियस ऑफ अर्थ, तो कैसे दिखाओगे? कैपिटल R से। तो मैं कहता हूँ ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ बच्चों, किसी भी चीज का जो वजन है, किसी भी चीज का जो वजन है वो कहाँ रखता है? नीचे की तरफ रखता है। तो याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मैं वेट निकालता हूँ ना, तो वेट, याद है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो वेट होता है, वेट का मतलब है अर्थ हमें कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचती है, वही तो वेट है। तो मैं कहता हूँ जो वेट होता है ना, वेट एक तरह का क्या होता है? फोर्स, और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं कहता हूँ नीचे की तरफ अर्थ जिस एक्सेलरेशन से खींचती है, क्या मैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता हूँ? तो जहां जहां ए है वहां मैं क्या रख देता हूँ? जी। तो मैं कहता हूँ अगर कभी मेरे को ये निकालना पड़े वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो यही फोर्स है, ये होगा मास इनटू जी। अब मैं कहता हूँ मास क्या था? तो ऑब्जेक्ट का मास क्या था? स्मॉल m, और ये हो गया जी। तो मैंने कहा ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चों एक बात का जवाब देना, अब एक बात का जवाब देना। मैंने कहा ये बताओ, जो इक्वेशन नंबर 1 से जो ये वाली वैल्यू आई है, क्या ये भी फोर्स है? हाँ, और जो इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली वैल्यू आई है, क्या ये भी फोर्स है? तो मैंने कहा अगर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये भी तो आपस में बराबर होगी। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर है ना, वो बराबर होगा m इंटू जी के। अब देखो m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, कट गया। यहाँ से क्या आया? तो यहाँ से आ गया ये जो g है ना, ये किसके बराबर है? तो g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, किसके बराबर है? g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों ये g क्या था? तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या था? तो ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या था? ये था मास ऑफ अर्थ, और ये क्या था? ये था रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या था अपना? रेडियस ऑफ अर्थ। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे उसका वजन कुछ भी हो, जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो उसकी एक्सेलरेशन होगी ये जी। सही बात है। अब मैं कहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लगती है, क्या वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है?
क्वेश्चन समझो, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन रखती है, क्या वो उसके मास पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये डस्टर है और दूसरा ये ढक्कन है। अब मैं कहता हूँ दोनों को मैं नीचे की तरफ छोड़ दूंगा सेम टाइम पे, तो दोनों ना सेम टाइम पे नीचे गिरने चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि दोनों जिस एक्सेलरेशन से गिरते हैं ना, वो एक्सेलरेशन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, एक अर्थ के मास पे, और एक अर्थ के रेडियस पे। तो मैं कहता हूँ किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लगेगी वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। यानी अगर वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता तो हर एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं लगेगी। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी भारी हो, कितना भी हल्का हो, सेम टाइम पे गिरेगा। समझे? तो यहां से बच्चों, यहां से हमें यह समझना था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट, इसी को आगे कर लो, एक्ट सेम ऑन all object and does not depend on mass of object। मतलब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लगेगी ना, वो ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो एक हाथी और एक चींटी अगर सेम हाइट से एक साथ गिरे ना, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरने चाहिए। यही तो कह रहा है ये। तो बस इसे देखो, इसके आगे समझाता हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है ये वाला, कि जो g होता है वो होता है कैपिटल G m/r²। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है मास ऑफ अर्थ, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस एक्सेलरेशन से कोई भी चीज नीचे गिरती है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती, वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो सारे ऑब्जेक्ट पे सेम ही रखती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में मास ही अलग होता है और ये मास पे डिपेंड नहीं करती। तो ये समझो कि ये ना अर्थ पे डिपेंड करती है, और हर चीज के लिए अर्थ तो सेम है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी भारी से भारी चीज हो या हल्की से हल्की चीज हो, उन दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही लगेगी। यानी वो दोनों सेम स्पीड से ही नीचे गिरेंगे, यानी वो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे, और यानी वो दोनों एक टाइम पे ही नीचे गिरेंगे। समझे आप? ये मतलब है इनका। तो यही सब लिखा हुआ है। अब इस पे पहला क्वेश्चन करते हैं कि पहला कैसा आता है। तो देखो अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या बोला है? कह रहे एक प्लैनेट है आपका, ठीक है, उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ आप, जिसका जो मास है ना वो अर्थ से आधा है। तो मैं कहता हूं सबसे पहले ना 2 केस बनेंगे, 2 केस। पहले केस में तो मुझे अर्थ को समझना पड़ेगा, और दूसरे केस में मुझे उस प्लैनेट को समझना पड़ेगा जिस प्लैनेट से आपका पूछा गया है। तो मैंने कहा ये बताओ, जो अर्थ होता है, अर्थ पे g की वैल्यू कितनी होती है? g m/r² किया है ना, जहां पे जो g होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या होता है? मास ऑफ अर्थ। अच्छा r क्या होता है? r तो r होता है रेडियस ऑफ अर्थ। सही बात है। अब उसने ये कहा है कि जो नया प्लैनेट है ना, उसका मास अर्थ के मास से आधा है। तो अर्थ का मास कितना है? m। तो इसका मास कितना होगा? मास ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट का मास कितना होगा? तो बच्चों जो अर्थ का मास है उसका आधा, तो उसको कितने से डिवाइड कर दिया? 2 से, अर्थ के मास का आधा। और उसने कहा जो रेडियस है ना, रेडियस है वो अर्थ की 2 गुनी है। तो अर्थ का रेडियस कितना है? r। तो इसका रेडियस कितना होगा? 2 × r, क्योंकि 2 गुनी है ना। तो मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, वो अर्थ की रेडियस की 2 गुनी है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे g की कितनी वैल्यू है? तो यहाँ g की वैल्यू है g m/r²। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसको मैं g डैश से दिखाता हूँ, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैंने किससे दिखा दिया? g डैश से। अब मैं कहता हूँ g डैश क्या होगा? तो भाई g m/r²। फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी बदलता है? नहीं। तो ना g को g ही दिखना, क्योंकि कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता। अब मैं कहता हूँ m जो है ना, वो इस प्लैनेट का मास है, और वो कितना है? m/2। तो यहाँ देखो m और यहाँ देखो 2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ r कितना है? तो r की जगह क्या लगा दिया? 2r। अब बहुतों को दिक्कत इसमें आती है कि देखो ना, जब भी इसके नीचे कुछ आया ना, तो इसको इसके मल्टीप्लाई में लिख दो। लिख दिया आपने। अब r की जगह क्या लिखना है? 2r। और जो भी है उसका क्या होगा? स्क्वायर। सही है।
तो देखो यहाँ से यहाँ आ गया gm, यहाँ है 2। अब मैंने कहा 2r का स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और r का स्क्वायर क्या हो गया r स्क्वायर, सही है। अब 2 4 से कितना हो गया 8, तो मैंने कहा यहाँ से 1/8 बाहर आ गया और यहाँ क्या बच गया gm/r स्क्वायर, ये बच गया। तो मैंने कहा जो इस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो है 1/8 gm/r स्क्वायर। अब मैंने कहा जो gm/r स्क्वायर है, gm/r स्क्वायर है, क्या वो अर्थ का एक्सेलरेशन है? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दूं, ge का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, समझने के लिए। तो मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से gm/r स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, तो जस्ट आगे मुझे इसको यही तो लिखना था 1/8 ऑफ g ऑफ अर्थ। तो मैं कहता हूँ इस प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन है ना वो अर्थ के एक्सेलरेशन से 8 गुना कम है, समझे आप? तो ऐसे दिखा सकता हूं, तो इस प्लैनेट का एक्सेलरेशन अर्थ के एक्सेलरेशन से 8 गुना कम है। वापस समझो, मैंने कहा अर्थ का एक्सेलरेशन ये होता है, अभी मैंने फॉर्मूला सीखा है। इसने बोला कि अर्थ का जो मास है ना उसको आधा कर दो, जो अर्थ का रेडियस है उसको डबल कर दो, तो नया ग्रेविटी क्या आएगा। तो हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दी, फिर मैंने कहा जो gm/r स्क्वायर है वो इक्वेशन नंबर 1 से ये वाला था, तो मैंने कहा जो इस प्लैनेट का एक्सेलरेशन है वो अर्थ के एक्सेलरेशन से 8 गुना कम है, समझे आप? इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ना आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इस फॉर्मूले और इस कॉन्सेप्ट पे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना उन पे कौन सी फोर्स लगती है, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है gm1 m2/r स्क्वायर। बच्चों याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जो फोर्स होती है ना वो m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, हर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उनकी मास के। तो सही बात है, हर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के, सही बात है। अब उसने कहा अच्छा ये बात तो है, तो इस हिसाब से जिसका मास ज्यादा, देखो ना इस हिसाब से क्या हुआ कि जिसका मास ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा और जिसका मास कम उसमें फोर्स कम। तो जिसका मास ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा, इसका मतलब वो तो जल्दी गिरनी चाहिए थी क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लग रही है, तो वो जल्दी गिरनी चाहिए थी। और जिसका मास कम, जो हल्की चीज है उस पर फोर्स भी कम लग रही है, तो अगर उस पर फोर्स कम लग रही है तो धीरे धीरे गिरनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। तो क्वेश्चन ने भी ये कहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो हर एक ऑब्जेक्ट पे उसके मास के प्रोपोर्शनल में होती है। इस हिसाब से भारी चीज पे ज्यादा फोर्स लगेगी तो उसे जल्दी गिरना चाहिए था, और हल्की चीज पे कम फोर्स लगेगी तो उसे धीरे धीरे गिरना चाहिए था। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि जो एक भारी चीज है और जो एक हल्की चीज है वो दोनों सेम टाइम पे गिरते हैं। तो आगे उसने बोला है व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी ज्यादा, तो उससे जल्दी गिरना चाहिए था एक हल्के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे उनके मासेस की प्रोपोर्शनल होती है। तो मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मास कम तो फोर्स कम। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक भारी चीज हल्की चीज के मुकाबले जल्दी नीचे गिर जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता? तो असलियत में ये होता है कि भारी चीज हो या हल्की चीज हो दोनों सेम टाइम पे गिरती है। बताया था ना आपको। तो क्वेश्चन समझे? अब इसे करेंगे कैसे, तो वो देखना। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था, कि क्वेश्चन क्या है। अब इसे करोगे कैसे? तो देखो ये बताओ बच्चों, इसको ना मैं पॉइंट्स में लिखूंगा। मैं ये कहता हूं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरती है तो क्या वो फ्री फॉल कर रही होती है, और फ्री फॉल करते वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होता है, क्या मैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता हूं। तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स वी कॉल इट फ्री फॉल। हम उसे क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। सेकेंड पॉइंट में मैं कहता हूं फ्री फॉल के वक्त बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, क्या मैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता हूं? तो मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको किससे दिखाता हूं? जी से। तीसरा पॉइंट, कौन सी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगी और कौन सी ऑब्जेक्ट धीरे गिरेगी ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो जो फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये डिपेंड्स
ऑन जी। सही बात है। अब मैं चौथे में बोलता हूँ, जो जी होता है ना वो होता है Gm/r²। तो जो जी होता है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इस हिसाब से जो जी होता है वो इन तीन चीजों पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे मास आया नहीं, तो मैं यहाँ से आगे बोलता जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर जी किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता तो इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पे जी की वैल्यू सेम है। तो मैं यहां से अगले पॉइंट में बोलता कि जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। उनका मास जो भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। अब मैं कहता हूं ये बताओ, मैं आपको दोबारा समझाता हूं मैंने बोला क्या। मैं कहता हूं जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो मैं उसे फ्री फॉल कहता हूं। तो फ्री फॉल के टाइम पे जो बॉडी की एक्सेलरेशन होती है मैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता हूं। कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी कितनी धीरे गिरेगी, सब कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब इसमें कहीं ऑब्जेक्ट का मास आया नहीं, तो जी जो है ना वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती नहीं है। अब अगर जी तुम्हारी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती नहीं है, इसका मतलब जी हर एक ऑब्जेक्ट पे, उसका कुछ भी मास हो, जी हमेशा सेम रखती है। अब अगर हर एक ऑब्जेक्ट जिस पे कुछ भी मास हो जिसका जी हमेशा सेम है, तो जी ही तो डिसाइड करता है कौन सी चीज कितनी जल्दी गिरेगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है वो गिरेगी भी तो सेम टाइम पे। समझ आ गया? तो बस यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। देखो कैसे करना है बच्चों। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो जिसका मास कम हो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रखती है, और कौन सी चीज कब गिरेगी, कितने टाइम में गिरेगी, कितनी जल्दी गिरेगी, कितनी रेट गिरेगी, सब कुछ जो फॉलिंग है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ही डिपेंड करता है। तो मैंने कहा हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर सेम है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे भारी चीज हो चाहे हल्की चीज हो गिरेगी भी तो सेम टाइम पे। नहीं समझाया मैंने? अच्छा अब सुनो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस हिसाब से बच्चों। मैं कहता हूँ एक कागज लेता हूँ मैं कॉपी का, ठीक है, और कागज की ना शीट को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ और मैं एक बॉल बना देता हूँ उसी का, यहाँ से छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है क्या जल्दी गिरेगी? तो आपको कहोगे भैया कैसी बातें कर रहे हो, अगर आप उस कागज का बॉल बना दोगे ना तो बॉल जल्दी नीचे गिर जाएगी, लेकिन जो शीट है ना वो ऐसे 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 करके जाएगी। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूं। लेकिन जस्ट इस हिसाब से मैंने कहा कि जब मैंने दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा तो एक जल्दी नीचे गिर गया और एक धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि ये नहीं हो सकता, अगर आपने सेम टाइम पे छोड़ा है ना तो हर वो चीज सेम टाइम पे ही नीचे गिरेगी। यही तो कहा मैंने। तो ये कैसे हो रहा है? तो बच्चों ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, देख रहे हो? इसीलिए ना क्वेश्चन साथ साथ करने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमने ये प्रूफ किया कि ऑब्जेक्ट के मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं करती, तो चाहे कितना भी मास हो चीजें हमेशा सेम टाइम पे नीचे गिरेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा अच्छा ऐसा है, तो ये बताओ कि कागज को मैंने मोड़ के बॉल बना दिया और एक कागज को सीधा सीधा रखा, बॉल को छोड़ता हूं इसको छोड़ता हूं तो बॉल तो सीधा नीचे जाएगी और एक कागज ऐसे 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 नीचे जाएगा। तो भैया अभी तो आपने कहा था कि चीजें ना हमेशा सेम टाइम पे नीचे गिरती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तो बॉल जल्दी गिर जाती है और शीट आराम से जा रही है। तो बच्चों ध्यान से देखो, शीट जा कैसे रही है? ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब उस पर हवा लग रही है ना, तो कभी अपना हाथ लेना और उसको ऐसे हवा में मारना। जब एक तेज तेज इसको हवा में मारोगे ना तो आप देखोगे हाथ पे ना हवा लगती है, तो ऐसा लगता है हाथ जो है हवा को काटती हुई जा रही है, ऐसा लगता है। तो मैं कहता हूँ ये जो हवा का दबाव इस हाथ पे लगता है ना इसको मैं एयर रेजिस्टेंस कहता हूँ। अब मैं कहता हूँ जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा ना, जैसे मैं एक बार ऐसे ऐसे करता हूँ तो अभी हाथ का ना एरिया ज्यादा है तो हवा ज्यादा लग रही है, लेकिन मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब हाथ का ना ये एरिया कम हो गया तो हवा कम लग रही है। तो मैं कहता हूँ जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा हवा, यानी उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस, और जितनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस है ना, मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूं, एयर रेजिस्टेंस मेरे को ऊपर भेजने की कोशिश कर रही है। तो मैं कहता हूं कि जो बॉल है ना, बॉल जब आपने उसको एकदम टाइट बना के नीचे फेंका तो बॉल का ना सरफेस एरिया बहुत कम हो गया। अब अगर उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया तो क्या उस पे एयर रेजिस्टेंस कम हो गई? अब अगर उस पे एयर रेजिस्टेंस कम हो गई तो ना ज्यादा हवा उसको ऊपर धकेल नहीं पाई तो वो नीचे गिर गया। लेकिन मैं कहता हूं जो कागज है, एक पूरा कागज है, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, और अगर उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो जब वो नीचे जा रहा है ना तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पे ऊपर की तरफ क्या लग रही है? हवा। तो ये जाना तो नीचे चाहता है, लेकिन ये एयर रेजिस्टेंस इसको
नीचे जाने नहीं दे रही, इसको ऊपर धकेल दिया, तो ये धीरे 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 नीचे जा रहा है। इस हिसाब से मैं ये कहता हूं अगर ये हवा नहीं होती ना बीच में, तो ये जो बॉल है और ये जो कागज है दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं, लेकिन क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस बीच में आ गई उस वजह से जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना उसको नीचे जाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती सब पे सेम लगती, यानी सेम टाइम पे नीचे गिरता, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना वो धीरे जाएगा और जिसका सरफेस एरिया कम है वो जल्दी। तो बस यही बोला है। तो मैं ये बोलता हूं जो शीट ऑफ पेपर, देखो इसको मैं ये कहता हूं जो शीट ऑफ पेपर है ना, जो शीट ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हैव लार्जर सरफेस एरिया। अब अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस भी क्या लगेगी, ज्यादा। इट विल एक्सपीरियंस हायर एयर रेजिस्टेंस। अब अगर उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी तो वो उसको ऊपर धकेल दिया तो वो नीचे जाएगा स्लो। तो इस हिसाब से जो शीट ऑफ पेपर है ना, शीट ऑफ पेपर है वो फॉल तो करेगा, गिरेगा तो, लेकिन फॉल कैसे करेगा, स्लोली। अब इसके आगे मैं ये कहता हूं कि उसी पेपर को आपने बॉल बना दिया, तो मैंने कहा पेपर बॉल, जो आपकी पेपर बॉल है उसका आपने सरफेस एरिया क्या कर दिया, बहुत कम। तो पेपर बॉल हैव लेस सरफेस एरिया। अब आपने उसका सरफेस एरिया कम कर दिया तो उस पर एयर रेजिस्टेंस भी क्या हो गई, कम। इट विल एक्सपीरियंस लेसर एयर रेजिस्टेंस। अब अगर उसमें एयर रेजिस्टेंस भी कम हो गई, तो वो नीचे जा रहा है, हवा बहुत कम लग रही है तो वो जल्दी नीचे जाएगा ना। पेपर बॉल फॉल्स फास्टर। समझ आ गया क्या, समझ आ गया। तो बच्चों मैं ये कहता पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं करी। तो कभी एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ना आए और सीधा पूछे कि कौन सी चीज जल्दी जाएगी, तो आंसर है दोनों सेम टाइम पे जाएगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस आ गया ना तो आप देखना जिसका एरिया ज्यादा होगा ना वो धीरे धीरे जाएगी और जिसका एरिया कम होगा वो जल्दी जाएगी। इसे नोट करो, आगे चलते हैं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना उस पे और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है ना, जब मैं अर्थ और मून की बात करता हूँ ना तो मैं दो चीजें बताता हूँ। मैं कहता हूँ जो GE होगा ना इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, E का मतलब ऑन अर्थ, और ये जो GM होगा ना इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना ये मून का होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ या ऑन मून, सही है। अब ना यहाँ पे एक रिलेशन होता है बच्चों, इसको आप हमेशा याद रखो। मैं कहता हूँ मून के ऊपर जितना एक्सेलरेशन होता है ना वो अर्थ के एक्सेलरेशन से डिवाइडेड बाय 6 होता है। तो मैं कहता हूँ अगर मेरे को अर्थ का एक्सेलरेशन पता है ना तो उसको 6 से भाग कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा, मून का आ जाएगा। समझ आया आपको, ये रिलेशन अपने को याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 12 बैक एक्सरसाइज का। क्या बोला है, कह रहे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। सही बात है, अभी बताया जो मून पे है वो अर्थ का क्या है, 1/6, सही है। अब कह रहा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन। बच्चों आपको पता है ना जो वेट होता है वो न्यूटन में आता है, वेट फोर्स सेम चीज होती है ना, तो वेट न्यूटन में आता है। किसका, 10 kg ऑब्जेक्ट। अच्छा, kg किसकी यूनिट होती है, मास की। तो मैं कहता हूँ सिर्फ इतने से मुझे पता चल गया कि मुझे जो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 kg। अब मुझे ना दो चीजें बतानी है, उसका जो वजन है वो मून पे बताना है और उसका वजन किस पे बताना है, अर्थ पे। तो बच्चों मैं ये कहता हूँ, ये बताओ जो वेट होता है वो होता है mg। वेट हमेशा क्या होता है, mg। इस बात को ध्यान में रखना। अब मैं ये कहता हूँ जो मास है ना वो कभी नहीं बदलता, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस बात को ना याद रखना कि मास कभी नहीं बदलता। मैं मास और वेट का डिफरेंस भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि मास कभी नहीं बदलता। तो मैं कहता हूँ कभी मेरे से ये क्वेश्चन आता कि वेट ऑन अर्थ,
अर्थ पे क्या वजन है, तो मैं कहता मास तो कभी नहीं बदलता, लेकिन मैंने कहा जो जी है वो मैं अर्थ का देता ना, जब मैं वजन अर्थ पे निकालता हूँ तो एक्सेलरेशन भी अर्थ का दूंगा। सही बात है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहता वेट ऑन मून, मैं आपसे क्या बोलता वेट ऑन मून, तो मैं कहता ये बताओ यार, ये बताओ अब जो वजन है किस पे निकालता हूँ, मून पे, तो मास तो कभी नहीं बदलता, लेकिन जो जी होता, जी क्या वो मून का नहीं होता। सिंपल सी बात है ना, अगर वजन मेरे को मून पे चाहिए तो मास तो नहीं बदलता, लेकिन जी मून का देता। अगर मुझे वजन अर्थ पे चाहिए तो मास तो नहीं बदलता, लेकिन जी किसका देता, अर्थ का। सिंपल सी बात है। अब बच्चों देखो ना, ये बात मैंने तुम्हें बता रखी है कि जो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8, या फिर कभी कभी मैं इसको 10 भी दे देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात सही है, इतनी देता हूँ। तो ना जब क्वेश्चन में तुम्हें बोला ना हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 9.8 देना चाहिए। वैसे 10 भी दे दोगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन 9.8 दे दो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ रखो। तो मैं कहता हूँ ये बताओ मुझे वेट किस पे चाहिए, अर्थ पे, तो मास कितना हुआ है 10 kg। अच्छा जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने कहा ये बताओ पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो नीचे कितनी जीरो आ गए, एक, इससे ये कटा 98 इंटू 1, आंसर क्या हो गया 98। यहाँ पे क्या है kg, यहाँ पे क्या है मीटर, और नीचे क्या है सेकेंड स्क्वायर। जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, उसी को मैं क्या बोलता हूँ न्यूटन। तो मैं ये कहता हूँ जब जब मुझे अर्थ पे वजन पूछा जाता तो मैं कहता उसका आंसर हो गया 98 न्यूटन। समझ आ गया। और जो वेट है वो किस में चाहिए था, न्यूटन। तो अर्थ पे वजन निकाल दिया मैंने, अब ना मैं मून पे निकालूंगा। तो मैंने कहा देखो वेट ऑन मून, वेट ऑन मून। मैं कहता हूँ मास कितना है, मास तो पहले ना इसी को सॉल्व करते हैं। ये बताओ ये जो मून का एक्सेलरेशन है, जो मून का एक्सेलरेशन है, क्या मैं उसको अर्थ के एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूँ? हाँ भाई। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ मून है ना वहाँ मैं लिखता हूँ अर्थ का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 6 कर सकता हूँ ना, ये रहा फॉर्मूला। अब मैंने कहा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 1/6 इंटू मास इंटू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ लिख सकता था। अब बच्चों अभी बताओ मास इंटू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ मैंने यहाँ पे निकाला है क्या, मास इंटू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ का आंसर क्या है 98 न्यूटन। तो इसी को मैं सीधा रख देता हूँ ना, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ तो यहाँ रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो वेट ऑन मून है वो कितना आ गया 1/6, और इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी आ गई है 98 इंटू 98। तो ये आंसर हो गया 98/6। अब इसे काट दो तो 2 3 ये जाएगा 49, 49/3। इसको और काटोगे तो 1 और ये जाएगा 6.3, तो ये आंसर आएगा इसका 16.3 समथिंग। तो जो मून पे वेट हो गया ना बच्चों वो हो गया 16.3, और आंसर किसमें आता है न्यूटन में। समझ आ गया, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करो। एक बार और समझा देता हूँ, सुनो। मैंने कहा जो मून का ग्रेविटेशन होता है ना वो अर्थ के ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय 6 होता है, इसको याद में रखना है। अब मैंने कहा आपको मास दे दिया, ये बताओ ये 10 kg जो मास है ना इसका जो वेट है, वेट वो मून पे कितना होगा, अर्थ पे। तो मैंने कहा ये बताओ जब मुझे वेट चाहिए था मून पे तो मास तो चेंज नहीं होता, तो ग्रेविटी भी, जब मेरे को वेट अर्थ का चाहिए था तो मास तो चेंज नहीं होता, ग्रेविटी भी किसकी रख दी, अर्थ की। जब मेरे को वेट मून का चाहिए था तो मास तो चेंज नहीं होता, ग्रेविटी भी किसकी रख दी, मून की। तो मैंने कहा जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ सबको पता है 9.8 और 10, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे 9.8 रखा, तो मैंने कहा ये जो वेट ऑन अर्थ है वो है 98 न्यूटन। अब मैंने यहाँ पे रखा तो मैंने कहा मास तो 10 है, लेकिन ये बताओ जो GM है, GM को कितना रख सकता हूँ, GE/6, यानी मून के एक्सेलरेशन को अर्थ के एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूँ। सही बात है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने कहा ये बताओ इसको मैं 1/6 इंटू मास इंटू जी ऑफ अर्थ लिख सकता हूँ, और मास इंटू जी ऑफ अर्थ की वैल्यू जस्ट मैंने अभी कितनी निकाल दी है 98, वो मैंने यहाँ रख दिया। तो 98 डिवाइडेड बाय 6, 49 डिवाइडेड बाय 3, 16.3। तो जो मून पे वेट है वो है 16.3 और जो अर्थ पे वेट है वो है 98 न्यूटन। समझ आया, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखना। अब बच्चों जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया कि अर्थ और मून पे ना जी की वैल्यू बदल जाती है। मून पे जी की वैल्यू अर्थ की जी की वैल्यू की 1/6 होती है। बता दिया, क्वेश्चन करा दिया। अब सुनो, जो अर्थ होता है ना, अर्थ पे भी जी की वैल्यू बदल जाती है जब आप इक्वेटर और पोल पे जाते हो। तो देखो अर्थ जो होती है ना बच्चों, अभी तक आपको बताया गया होगा कि जो अर्थ होती है वो किस शेप की होती है, स्फेरिकल। किस शेप की होती है, स्फेरिकल। और स्फेरिकल कौन सा शेप है, तो भाई जो बॉल होती है ना उस शेप का। तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। देखो मैं चेहरा बना दूं, ये चीज गलत है। तो सही चीज क्या है, देखो गुस्सा हो गया ये, कह रहा अच्छा मैं ऐसा नहीं हूं, कैसा हूं। देखो अर्थ जो है ना वो कुछ ऐसा है, ये जो शेप है ना इस शेप को मैं कहता हूं ऑब्लेट स्फीरॉइड।
ये है अर्थ का असलियत में शेप। चाहो तो गूगल सर्च कर लो, भाई मेरी बात मत मानो, गूगल सर्च कर लो। अर्थ का जो असलियत में शेप है वो है ऑब्लेट स्फीरॉइड, और इसी शेप को मैथ्स में बोला जाता है जियोइड। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना। अब मैं कहता हूँ इस फिगर को मैं ध्यान से समझूंगा क्या है। तो मैं कहता हूँ ये फिगर देखो भाई, देखो। तो मैंने कहा चलो एक फिगर बना देते तुम्हारे लिए, फिगर। अब मैं कहता हूँ ये अर्थ है, तो ये अर्थ का क्या हो गया, सेंटर। ये वाली दूरी हो गई रेडियस, और ये वाली दूरी भी क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, ठीक है। अब जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बच्चों मैं कहता हूँ इक्वेटर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेटर। और जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं इसको क्या बोलता हूँ, पोल। अब मैं कहता हूँ ये भी एक रेडियस है अर्थ का, ये भी एक रेडियस है अर्थ का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूँ सेंटर से पोल की तरफ गया, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आर पी, मतलब रेडियस ऑफ पोल। सेंटर से इक्वेटर की तरफ गया तो आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो बातें क्लियर कर दूं, आर पी का मतलब है रेडियस ऑफ पोल, और आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ इक्वेटर। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों खुद ही बताओ, ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है कि ये वाली? तो भैया कैसी बातें कर रहे हो, ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए अच्छे से। हाँ, तो मैंने कहा ये बताओ रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ पोल से। ये पहला रिलेशन अपने को याद रखना है। अब मैं आपको एक बात पे ले चलता हूँ, ध्यान से समझना। G इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ देखो, ये जो G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट। ये जो m है ये है मास ऑफ अर्थ। m क्या है अपने पास, मास ऑफ अर्थ। और ये जो अर्थ का मास है बच्चों, ये बदलता थोड़ी है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, कांस्टेंट। अब मैं कहता हूँ ये दो चीजें कांस्टेंट है, तो मुझे इस g और इस r का रिलेशन देखना है। तो मैंने कहा इन दोनों चीजों को हटाओ, यहाँ लगाओ प्रोपोर्शनल, और r कहाँ आ गया, नीचे। r कहाँ आ गया, नीचे। बस स्क्वायर वगैरह छोड़ो, अभी आप बात समझो जो समझा रहा हूँ। अब मैंने कहा ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये रिलेशन किसका है बताओ जरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और एक चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ती है। तो मैंने कहा ना यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहले केस में ये हो सकता है कि जब g घट जाएगा तो r जो है वो बढ़ जाएगा, और जो दूसरा केस है उसमें जब g बढ़ जाएगा तो जो r है वो घट जाएगा। बात समझ आया, इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे चलता हूँ, इसके आगे क्या बताऊंगा आपको, इसके आगे। तो मैंने ये बताओ आर ई की जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं है, आर ई की वैल्यू क्या है, ज्यादा। सिंपल सी बात, दिख आर ई बड़ा है आर पी छोटा है। तो मैंने कहा रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ज्यादा। और जब रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो मैंने कहा इक्वेटर पे आर ज्यादा है तो इक्वेटर पे जी क्या हो जाएगा, कम। एस दिखा दिया। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा मैंने कहा ये बताओ आर पी की वैल्यू छोटी है, भाई आर ई से तो छोटा ही है। तो मैंने कहा रेडियस ऑफ पोल जो है ना वो छोटा है, रेडियस ऑफ पोल कैसा है, छोटा। अगर ये छोटा है तो ये बताओ रेडियस छोटा है तो जी क्या हो जाएगा, बड़ा। तो मैंने कहा पोल के ऊपर जो जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब मैं कहता हूँ जो वेट होता है, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वेट होता है वो होता है m इंटू जी, m इंटू जी। जहाँ मास जो है ना वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मैं कहता हूँ जो वेट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, जी पे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता है क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब जी की वैल्यू ज्यादा होगी ना तो वजन बढ़ जाएगा, और जब जी की वैल्यू कम होगी ना तो वजन घट जाएगा। समझ गए। अब मैंने कहा ये बताओ g की वैल्यू कम है ना, जब g की वैल्यू कम होगी तो वजन घट जाएगा। तो मैं कहता हूँ इक्वेटर के ऊपर वजन घट जाता है। तो मैं यहां से नहीं कह सकता वेट ऑन इक्वेटर डिक्रीजेस, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है कि जो वेट है ना, जो वेट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन कम हो गई तो वेट भी कम हो गया। अब पोल पे एक्सेलरेशन बढ़ गई, तो जब एक्सेलरेशन बढ़ गई तो वेट भी बढ़ गया। तो मैं यहां से ही नहीं कह सकता वेट ऑन पोल इंक्रीजेस,
कह सकता हूँ ना। तो बच्चों इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि जब मैं अर्थ के सेंटर पे खड़ा हूँ, मान लो इमेजिनरी मान लो कि मैं अर्थ के सेंटर पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं पोल पे चला गया। कहाँ पे चला गया? पोल पे। तो पोल पे मेरा वजन बढ़ जाएगा, मतलब पोल पे मेरा वजन बढ़ जाएगा। और जब मैं पोल से इक्वेटर की तरफ गया ना तो इक्वेटर पे मेरा वजन घट जाएगा। इसका मतलब अगर आपने पोल पे 1 kg सोना खरीदा, समझना, तो पोल पे तो उसका वजन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर पे आओगे, पोल से जैसे जैसे इक्वेटर पे जाओगे तो वजन घट जाएगा ना। यानी 1 kg सोना जो आप पोल पे खरीदोगे ना, पता चला कि इक्वेटर पे आते आते वो 900 ग्राम ही बचा है। समझे आप? ये तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, समझे? तो मैं कहता हूँ जब पोल पे ना वजन बढ़ता है तो इक्वेटर पे वजन घटता है। तो पोल से सामान खरीद के इक्वेटर पे मत बेचना, नुकसान हो जाएगा। उल्टा करो, इक्वेटर से सामान खरीदो क्योंकि यहाँ वजन कम है, यहाँ जाते जाते बढ़ जाएगा, है ना। तो बात समझे आप? अब इसी पे इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। फटाफट लिखो। तो आगे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको इक्वेटर और पोल का कॉन्सेप्ट समझाया ना, उस कॉन्सेप्ट पे आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ध्यान से समझना। सुनो क्या बोला इस क्वेश्चन में। अब तो यार तुम ही एक्सपर्ट हो गए है ना, लेकिन सुनो ध्यान से। कह रहे एक अमित है, चलो भाई अमित है। अमित क्या करता है? कुछ ग्राम सोना खरीदता है। कहाँ पे खरीदता है? पोल पे। क्यों? क्योंकि उसका एक दोस्त बोलता है कि भाई वहां से सोना खरीद के लाइयो मेरे लिए, ठीक है। अब ये जो सोना है ना वो पोल पे खरीदता है और वो ना उस सोने को कहाँ पे लेके जाता है? इक्वेटर। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त इक्वेटर रहता है, तो अपने दोस्त से कहाँ पे मिलता है? इक्वेटर। और वो पोल पे खरीदता है, इक्वेटर पे दोस्त को दे देता है। अब दोस्त ने कहा था कि ना 10 ग्राम सोना खरीदियो, तो उसने 10 ग्राम सोना खरीदा पोल पे, लेकिन जैसे जैसे वो इक्वेटर पे गया वजन घट गया ना। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा ये है अर्थ का शेप, ठीक है, ये है अर्थ का शेप। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होता है? पोल। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? इक्वेटर। सही बात है, सही बात है, ऐसे ही बनाता हूँ। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो अमित है उसने सोना खरीदा यहाँ पे, और इस पॉइंट पे अमित ने गोल्ड अपने दोस्त को दे दिया। तो अमित हैंड्स ओवर गोल्ड टू हिज फ्रेंड हेयर, यहाँ दे दिया। अब सुनना ध्यान से। तो मैं ये कहता हूँ ध्यान से समझना, ध्यान से समझता हूँ। मैं कहता हूँ पोल पे क्या होता है ना, पोल पे क्या होता है? जो जी होता है वो ज़्यादा होता है, तो वेट भी क्या होता है? ज़्यादा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ वेट ऑफ गोल्ड ऑन पोल्स इज हाई। मतलब पोल पे जितना भी उसने खरीदा होगा ना, सपोज उसने 10 ग्राम खरीदा तो ये ज़्यादा वजन था। अब जो उसका जो अमित है, पहले कहाँ था? तो पहले वो था पोल पे। अब फाइनली अमित कहाँ है? फाइनली जो अमित भाई है हमारे, वो कहाँ पे आ चुके हैं? इक्वेटर पे। कहाँ पे आ चुके हैं बताओ ज़रा? इक्वेटर पे। जैसे ही वो इक्वेटर पे आए तो हमने क्या बोला? इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, तो वजन भी घट जाता है। तो मैंने कहा जब वो पोल से इक्वेटर की तरफ आए ना तो जी घट गया, और जैसे जी घटा तो क्या सोने का वजन भी घट गया? सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला कि गोल्ड वेट डिक्रीजेस एट इक्वेटर पे गोल्ड का वेट घट गया। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का जी कम होता है तो वजन भी कम। तो अमित के मतलब जो अमित का दोस्त था उसने कहा था भाई 10 ग्राम सोना खरीद के रहियो। अमित ने अपनी समझदारी से 10 ग्राम सोना ही खरीदा, लेकिन बेचारा जब पोल से इक्वेटर की तरफ गया ना तो जो जी की वैल्यू है वो घट गई, तो वजन भी घट गया। तो 10 ग्राम तो खरीदा था, यहाँ पहुंचते पहुंचते ऐसा हो सकता है कि 9 ग्राम ही बचा। अब इसका दोस्त कहेगा भाई मैंने तुझे ना 10 ग्राम खरीदने को कहा था, तो अमित कहेगा भाई मैंने खरीदा तो 10 ही ग्राम था, पता नहीं वजन कैसे कम हो गया। तो भाई उसने कुछ चोरी नहीं करी, ये फिजिक्स का कमाल है। यहाँ पे वजन ज्यादा था, यहाँ कम था। बेचारे ने अपने हिसाब से तो 10 ही ग्राम खरीदा होगा, आइडिया दे रहा हूँ, बेचारे ने अपने हिसाब से तो 10 ही ग्राम खरीदा होगा, लेकिन पोल से इक्वेटर पे आते आते अब क्या करें, जी की वैल्यू घट गई तो वजन कम हो गया। अब अगर वजन कम हो गया तो भाई जो अमित का फ्रेंड है उसने कहा था 10 ग्राम खरीद, लाया भाई 9 ग्राम, तो क्या अमित का फ्रेंड मानेगा? तो वो नहीं मानेगा। तो आगे क्योंकि जितना उसने कहा था उससे कम वजन अमित यहाँ पे उसको दे रहा है, तो इस वजह से ये पूछा है कि जो दोस्त है क्या अमित की बात को मानेगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जो अमित का दोस्त है, अमित का दोस्त नहीं मानेगा, अमित का दोस्त नहीं मानेगा। इसी को पढ़े लिखों की भाषा में कैसे बोलते हैं आप? अमित फ्रेंड
will not agree. क्यों? as weight of gold is reduced. और weight of gold reduce कहाँ पे हुआ है? इक्वेटर पे, at इक्वेटर। समझ आ गया क्या? समझ आया? तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा। इसका मैं पार्ट 4 लेके आऊंगा और पार्ट 4 में मैं आपको क्या बताऊंगा? तो पार्ट 4 में थ्रस्ट की बातें करेंगे, प्रेशर की बातें करेंगे, प्रेशर एरिया पे कैसे डिपेंड करता है उसकी बातें करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बातें करेंगे, फिर हम बायोंसी का कॉन्सेप्ट और बायोंट फोर्स को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि जो बायोंट फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगता है? अपवर्ड। ये सब समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और इस पे फ्लोटिंग प्रिंसिपल कि रिलेटिव डेंसिटी एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, एक है तो क्या होगा, एक से कम है तो क्या होगा। समझ रहे हो? तो ये जितना भी टॉपिक है ना, ये जो फ्लूइड वाला टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक कि आप इसे देखो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्दी।